मेरा नाम महेश है। लॉकडाउन की छुट्टियों में जब सब तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और शहर की गलियों में सिर्फ पुलिस की गाड़ियां घूमती थीं, मैं अकेलेपन से परेशान होकर अपने नानी के गांव चला गया। बस से उतरते ही जैसे हवा ने मुझे अपनेपन से छू लिया। मिट्टी की सोंधी गंध, सरसों के पीले फूलों का समंदर और दूर कहीं बैलों की घंटियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा बचपन में छोड़ा था। मैं कच्चे रास्ते से होकर जब नानी के आंगन में पहुंचा तो बरामदे में बैठे हुए मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गया शहरिया। और तभी दरवाजे की ओट से एक नई आवाज आई, धीमी, संकोची, अंदर आ जाइए, मैं पानी लाती हूँ। मैंने मुड़कर देखा, वो मेरी नई मामी थी। अभी कुछ ही महीने पहले मामा की शादी हुई थी। मैं उन्हें पहली बार देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर आंखों में जैसे कोई अधूरी कहानी झलकती थी। उनकी चाल में शालीनता थी और ओढ़नी से झलकते बालों के सिरों पर धूप चमक रही थी। मैंने नमस्ते किया, उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया। नानी बोली, तेरी मामी बड़ी नेक और सीधी है, तो थोड़ा मदद कर दिया कर खेत खलिहान में। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन मामी की आंखों में जो हल्की सी झिझक थी, उसने मन में कोई अनजाना प्रश्न छोड़ दिया। गांव में पहले कुछ दिन बहुत शांति से बीते। सुबह मैं तालाब पर नहाने जाता, दोपहर में मामा के साथ खेत जाता और शाम को छत पर बैठकर गांव के बच्चों के साथ गपशप करता। पर हर दिन किसी न किसी पल मुझे लगता जैसे इस घर में कोई अनकहा रहस्य है, कोई ऐसी बात जो सब जानते हैं मगर बोलते नहीं। मामी ज्यादातर चुप रहती, उनके हाथ हमेशा काम में लगे रहते, कभी दाल पीसना, कभी कपड़े धोना, कभी नानी की दवाई तैयार करना। पर उनकी आंखों में एक थकान थी जो सिर्फ मेहनत से नहीं आती। एक दिन दोपहर को जब मामा खेत पर थे और नानी सो रही थी, मैं कुएं की ओर टहलने गया। वहां मैंने मामी को देखा, वो किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। मैंने सिर्फ इतना सुना, अब नहीं हो सकता, बस करो। उनकी आवाज कांप रही थी। मैं ज्यों ही पास गया वो चौंक कर मुड़ी और बोली, अरे महेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं मुस्कुराकर बोला, बस ऐसे ही घूमने आया था मामी। उन्होंने जल्दी से घड़ा उठाया और घर की ओर चल दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, आंखों में अजीब चमक। उसने मेरी तरफ देखा और फिर पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गया। उस शाम जब मैं घर लौटा, मामा के चेहरे पर कुछ चिंता थी। वो चुपचाप खाना खा रहे थे और मामी बार बार उनकी ओर देखती मगर कुछ कहती नहीं थी। मुझे लगा शायद पति पत्नी के बीच का कोई झगड़ा है। मगर अगले दिन जब गांव के दो लड़के बातें कर रहे थे, मैंने सुना, अरे सुना क्या, मामा की नई बीवी का कोई पुराना जानकार है जो गांव के बाहर दिखता रहता है। दूसरा बोला, हाँ, पर कोई कुछ कहे तो मामा आग बबूला हो जाते हैं। मैंने अनसुना करने की कोशिश की, पर वो बात मेरे मन में कहीं चुप गई। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर लेटा था। नीचे आंगन में मामी पानी भरने आई। चांदनी उनके चेहरे पर गिर रही थी और हवा में नीम की खुशबू थी। अचानक लगा जैसे वो ऊपर मेरी तरफ देख रही हूं। हमारी नजरें मिली और अगले ही पल उन्होंने मुंह फेर लिया। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे इस घर की दीवारें भी कुछ कहना चाहती हैं, मगर कोई सुन नहीं रहा। अगले दिन सुबह मामा खेत चले गए। नानी ने कहा, महेश बेटा, जरा अनाज का बोरिया गोदाम में रखाओ। मैं पीछे के कमरे में गया और वहीं मामी पहले से खड़ी थीं। उन्होंने कहा, ये बोरिया भारी है, मैं पकड़ लूं? मैंने कहा, नहीं मामी, मैं कर लूंगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तू बड़ा हो गया है, अब मदद की आदत नहीं रही। उस पल उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। न अपनापन, न दूरी, बस कोई अनजाना खिंचाव। मगर उसी क्षण नानी की आवाज आई और वो झट से बाहर चली गई। उस दिन के बाद मैं खुद को टालता रहा कि ये सब मन का वहम है, पर गांव की हवा में कुछ बदल गया था। हर शाम जब सूरज डूबता था तो नीम के नीचे बैठा मैं सोचता कि इस घर में ऐसा क्या छिपा है जो सबको चुप रखता है। फिर एक दिन जब आकाश में बादल छा गए थे और बिजली गरज रही थी, मामा घर नहीं लौटे। कहा गया कि वो खेत में रुके हैं। रात के सन्नाटे में अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मामी दरवाजे तक गई, मैं भी पीछे पीछे। बाहर वही आदमी खड़ा था जिसे मैंने कुएं पर देखा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे बस एक बार बात करनी है। मामी ने घबराकर कहा, तुम यहाँ क्यों आए? अगर किसी ने देख लिया तो? मैं भीतर से कांप उठा। उसने कहा, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता, सुनो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने दरवाज़ा खोल दिया और बोला, तुम कौन हो? वो मुझे देखकर एक पल रुका, फिर बोला, मैं पुराना परिचित हूँ। मामी ने तुरंत कहा,
जा महेश, तू अंदर जा। पर मैंने देखा उनकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहता था मगर अचानक पीछे मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया। उस रात नींद नहीं आई। बाहर तूफान था, भीतर सवालों का। सुबह मामा लौटे और किसी ने कुछ नहीं कहा, पर हवा में अब एक खामोश डर था। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगी। कोई कहता मामी किसी पुराने रिश्ते में फंसी थी, कोई कहता वो मजबूर थी। मामा का चेहरा दिन ब दिन कठोर होता जा रहा था। उन्होंने बोलना लगभग बंद कर दिया। और मामी, वो पहले जैसी नहीं रही। उनकी मुस्कान अब खो चुकी थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मैं तालाब के पास गया। वहां वो आदमी फिर मिला। उसने कहा, महेश, सब झूठ है जो लोग कहते हैं। मैंने उससे सिर्फ एक वादा निभाने की कोशिश की थी। मैंने पूछा, कौन सा वादा? वो बोला कि जब वो यहां आएगी तो मैं बस एक बार मिलूंगा, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। उसकी आवाज में सच और दर्द दोनों थे। उसी समय मामा वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा और बिना कुछ कहे उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। फिर बोले, अब दिखा इधर कभी तो जान ले लूंगा। वो चुपचाप चला गया। मामी वहां नहीं थी, लेकिन मुझे पता था वो सब खिड़की से देख रही होंगी। उस रात घर में सन्नाटा था और सुबह होते ही मामा ने कहा, हम यहां से जा रहे हैं। नानी रोने लगी मगर मामा अड़े रहे। मामी ने एक बार भी विरोध नहीं किया। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा, महेश, याद रखना, हर कहानी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कोई नहीं समझता, बस उसे अपने दिल में रख लेना। और वो चली गई। मैं बरामदे में बैठा रहा। हवा में अब भी उनकी खुशबू थी, मगर वो घर अब खाली था। मामी और मामा के जाने के बाद घर में सन्नाटा उतर आया था। नानी सुबह शाम मुंह पर आंचल रखे बैठी रहती, जैसे कुछ टूट गया हो। आंगन का नीम जो पहले हवा में सरसराता था, अब बस स्थिर खड़ा था। दीवारों पर मामी के हाथों की सजावट अब भी थी। दीपदान के पास उनकी बनाई अल्पना के निशान, रसोई में रखी अधूरी सूप की कटोरी, सब कुछ जैसे उनकी यादों का कोई ठहराव बन गए थे। मैं कई दिनों तक चुप रहा, मगर भीतर कहीं कोई बेचैनी थी, जैसे कहानी का अंत अभी नहीं हुआ। एक दिन मैं खेतों की ओर गया, वही पुराना रास्ता जहां मामा और मैं साथ चला करते थे। दूर कुएं के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने सुना उनमें से एक कह रहा था, वो आदमी फिर आया था परसों रात, किसी से बात कर रहा था नीम के नीचे। मेरे कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ गए। नीम के नीचे मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान अब भी गहरे थे। मुझे याद आया मामी का वो कांपता चेहरा जब दरवाजे पर वही आदमी आया था। गांव में अब भी लोग धीमी आवाजों में बात करते थे। नई मामी का कुछ रहस्य था। मामा उसे लेकर क्यों चले गए, कोई तो बात है, लेकिन किसी के पास सच्चाई नहीं थी। मैं सोचता रहा कि वो आदमी कौन था, उसका मामी से क्या रिश्ता था, और उन्होंने जाते समय मुझसे वो बात क्यों कही थी कि हर कहानी का एक हिस्सा ऐसा होता है जो कोई नहीं समझता। शाम को जब मैं घर लौटा, नामी दरवाजे पर बैठी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तेरे मामा से आज चिट्ठी आई है। मैंने लिफाफा खोला, उसमें लिखा था, हम शहर में ठीक हैं, कुछ समय लग रहा है मगर सब ठीक हो जाएगा। माँ की दवा समय पर दे देना, सुरेश। कोई उल्लेख नहीं था मामी का। वो शब्द बस एक औपचारिकता थे। मैंने नानी से पूछा, मामी कैसी हैं? नानी ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं बेटा, बस इतना लिखा कि वो चुप है। उस रात नींद नहीं आई। हवा में किसी के कदमों की आहट सी लगी। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे नीम के नीचे कोई खड़ा है। मैं बाहर गया, कोई नहीं, बस मिट्टी में ताज़ा पदचिन्ह, जैसे कोई आया हो और बिना कुछ कहे चला गया हो। अगले दिन गांव में मेले की तैयारी थी। सालाना जत्रा होती थी जहां सब लोग देवी के मंदिर में दीप जलाते थे। मैं भी गया और वहां भीड़ के बीच मैंने एक चेहरा देखा जो मुझे अजनबी नहीं लगा। वही लंबा दुबला आदमी जिसने उस रात दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने मुझे देखा और धीरे धीरे मंदिर के पीछे की गली में चला गया। मैं पीछे पीछे गया। उसने मुड़कर कहा, तुम महेश है ना? मैंने सिर हिलाया। उसने कहा, मुझे पता था तू मुझसे मिलेगा। उसकी आंखों में थकान थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो? मामी को क्यों परेशान करते थे? उसने गहरी सांस ली और कहा, परेशान नहीं बेटा, मैं तो उसे बचाना चाहता था। उसने मुझसे वादा करवाया था कि अगर कभी उसकी जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां सच्चाई उसे तोड़ दे तो मैं उसका बोझ बांट लूंगा। मैं समझ नहीं पाया। उसने आगे कहा, तेरे मामा अच्छे इंसान हैं पर जिद्दी हैं। उन्होंने जो सुना उसे सच मान लिया और उसने सफाई नहीं दी। वो हमेशा ऐसे ही करती थी, सबकी गलती खुद पर ले लेती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो गांव छोड़ क्यों नहीं दिया? उसने कहा, छोड़ दिया था, लेकिन उसका हाल जानने आया था। अब नहीं आऊंगा। उसने जेब से एक कागज निकाला और मुझे दिया। ये उसके हाथ की लिखी चिट्ठी है, किसी ने कभी नहीं पढ़ी। और वो चला गया।
मैंने कांपते हाथों से कागज खोला। उस पर लिखा था, अगर मैं कुछ ना कहूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोषी हूं। कुछ बातें कहने से नहीं, सहने से समझ आती हैं। शायद एक दिन कोई मेरी चुप्पी का मतलब समझे। मेरे भीतर कुछ टूट गया। वो चिट्ठी जैसे मामी की आत्मा की आवाज़ थी। अगले दिन मैंने नानी को वो चिट्ठी दिखाना चाहा, पर नानी बीमार थी। मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मगर तभी खबर आई कि मामा और मामी शहर से वापस आ रहे हैं। पूरे गांव में हलचल मच गई। 2 दिन बाद सुबह गाड़ी आकर रुकी। मामा उतरे, उनके पीछे मामी। मगर मामी पहले जैसी नहीं दिख रही थी। कमजोर, चेहरे पर फीकी मुस्कान, आंखों के नीचे काले घेरे। नानी ने रोकर उन्हें गले लगा लिया। घर फिर से लोगों से भर गया, लेकिन बातों का सन्नाटा वही था। मामा दिन भर खामोश रहते और मामी आंगन में बैठकर सुई धागे से कुछ सिलती रहती। एक रात मैं उठकर पानी लेने गया तो देखा वो चांदनी में बरामदे में बैठी हैं, हाथ में वही पुरानी ओढ़नी जिस पर नाम काढ़ा हुआ था, सुरेश। वो उसे देखते हुए बोली, महेश, तू जाग रहा है? मैंने कहा, हाँ मामी, नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा, कभी कभी नींद भी डरती है उन घरों से जहाँ बहुत बातें दबी हों। फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, तू बड़ा हो गया है, अब सब समझ सकता है। तेरे मामा मुझसे नाराज हैं, लेकिन वक्त सब ठीक कर देता है। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां अब डर नहीं था, बस थकान और सच्चाई की झिलमिलाहट। अगले दिन गांव में अफवाह फैली कि वही अजनबी फिर कहीं पास दिखा है। मामा को पता चला तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, अब अगर वो यहाँ दिखा तो पुलिस को बुलाऊंगा। मामी कुछ नहीं बोली। शाम को जब मैं तालाब गया तो वहां फिर वही आदमी दिखा। उसने दूर से हाथ हिलाया, फिर पेड़ों के पीछे गायब हो गया। मुझे लगा ये कहानी अब किसी अंत की ओर बढ़ रही है। रात को तूफान उठा, हवा में धूल थी और पेड़ करा रहे थे। नानी कमरे में थी, मामा बाहर खेत में और मामी बरामदे में। अचानक बिजली कड़की और मैंने देखा मामी नीम के पेड़ के नीचे खड़ी थी। मैं दौड़कर बाहर गया। वो वही जगह थी जहां पहली बार वो आदमी मिला था। मैंने कहा, मामी अंदर चलिए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, सब ठीक हो जाएगा महेश, आज सब साफ हो जाएगा। उसी पल दूर खेत की दिशा से आवाज आई, रुको। मामा दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके पीछे वही आदमी था जिसने कहा, सुरेश बात सुन ले। पर मामा के गुस्से ने सब डुबो दिया। उन्होंने उसे धक्का दिया और वो गिर पड़ा। मामी ने चिल्लाकर कहा, नहीं, और अगले पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बिजली गई, हवा थम गई। जब मुझे होश आया तो बस बारिश की बूंदें थीं और मिट्टी में 2 परछाइयां, एक हिली नहीं रही थी। बारिश लगातार बरस रही थी। मिट्टी की गंध और बिजली की चमक के बीच सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो सिर्फ इतना दिखा कि मामा झुके हुए कुछ पकड़े हुए हैं और मामी कुछ कदम दूर खड़ी हैं। उनके चेहरे पर आंसू और बारिश एक साथ बह रहे हैं। हवा में किसी टूटन की आवाज़ थी, पर वो किसकी थी, दिल की या आसमान की, कोई नहीं जानता। मैं धीरे धीरे उठा, पर मामा ने बस इतना कहा, घर चल। उनकी आवाज़ कांप रही थी। उस रात कोई कुछ नहीं बोला। सुबह जब सूरज उगा तो जैसे सब कुछ बदल चुका था। खेत की ओर से पुलिस वाले आए, कुछ लोगों से पूछताछ हुई, मगर किसी ने कुछ नहीं देखा था। वो आदमी जैसे हवा में विलीन हो गया था। मामी पूरे दिन कमरे में रहीं, मामा बाहर बरामदे में। घर का हर कोना खामोशी से भरा था। नानी बस भगवान का नाम लेती रहीं। मैंने पहली बार मामा के चेहरे पर ऐसा भाव देखा, पछतावे, डर और अनकहे दर्द का। शाम को जब मामी बाहर आईं तो उनके हाथ में वही पुराना लिफाफा था जो उन्होंने कभी मेरे हाथ में नहीं दिया था। उन्होंने मामा से कहा, ये उस चिट्ठी की दूसरी प्रति है जो मैंने महेश को दी थी, अब तुम भी पढ़ लो। मामा ने कांपते हाथों से वो कागज लिया। उसमें लिखा था, अगर कभी सच्चाई और गलतफहमी एक जगह खड़ी हों तो सच्चाई बोलने से पहले सोच लेना कि क्या दूसरा उसे सुन भी पाएगा। मैं जानती थी तुम मुझे नहीं सुनोगे, इसलिए चुप रही, मगर मेरी चुप्पी का मतलब अपराध नहीं था। मामा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तो तुम निर्दोष थीं? मामी ने सिर झुकाकर कहा, मैंने कभी खुद को दोषी नहीं माना, पर सफाई देकर क्या बदलता। गांव की जुबान तेज होती है और औरत की इज्जत नाजुक। उस पल पहली बार मामा की आंखों में आंसू आए। उन्होंने मामी का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मामी ने हाथ खींच लिया और बोली, बहुत देर हो चुकी है। हवा में फिर वही नीम की गंध थी। बाहर पक्षी लौट रहे थे। मामी ने मेरी तरफ देखा और बोली, महेश, जब तू बड़ा होगा तो समझेगा कि सच्चाई हमेशा सफ़ेद या काली नहीं होती। कभी कभी वो बस धूसर होती है, जैसे इस गांव की मिट्टी। उस रात मैं देर तक नहीं सो सका। लगता था जैसे पूरा गांव किसी अधूरे गीत की तरह गूंज रहा हो। अगले दिन सुबह मामी ने कहा कि वो मायके जाएगी कुछ दिनों के लिए। मामा ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। गाड़ी आई और वो चली गईं। जाते लाते उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, मगर आंखें कुछ और कह रही थीं।
जैसे विदाई नहीं, कोई अधूरा वादा हो। फिर मामा चुप रहने लगे। वो खेत जाते, घंटों तक हल चलाते रहते और लौटकर बस नानी के पास बैठ जाते। हफ्ते बीते, मामी की कोई खबर नहीं आई। मैं अब गांव के कामों में लगने लगा था, मगर भीतर कहीं वो कहानी गूंजती रहती थी। फिर एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, मामी की लिखावट। मैंने मामा को दिया। उन्होंने धीरे से खोला। उसमें लिखा था, मैं ठीक हूँ, जो हुआ उसके लिए किसी को दोष ना दो। मैंने अपनी चुप्पी से बहुत कुछ कहा था, बस सुनने वाला कोई नहीं था। अब मैं अपने हिस्से की शांति खोज रही हूँ। अगर कभी नीम के नीचे हवा चले तो समझना कि मैं वही हूँ। लिफाफे में एक सूखा फूल भी था, वही फूल जो वो अपने बालों में लगाती थी। मामा ने वो फूल उठाकर अपने बटुए में रख लिया। उन्होंने बस इतना कहा, अब ये गांव कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। समय धीरे धीरे बहता गया। कुछ महीनों बाद खबर आई कि मामी अब अपने मायके के पास के शहर में एक विद्यालय में पढ़ाने लगी हैं। मैंने नानी को बताया तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। चलो शांति मिली उसे, उन्होंने कहा। मामा ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे लगा उनके भीतर का बोझ हल्का हुआ है। एक दिन मैं खेतों से लौट रहा था तो नीम के पेड़ के नीचे ठंडी हवा चली। पत्तों की सरसराहट में मुझे किसी की आवाज़ सी सुनाई दी, महेश, अब सब ठीक है। मैं रुक गया। आसमान में शाम उतर रही थी और खेतों में धूप के टुकड़े तैर रहे थे। उस क्षण लगा कि जैसे सारा गांव सांस ले रहा हो। फिर साल बीत गए, नानी चली गईं, मामा बूढ़े हो गए और मैं शहर चला आया। मगर हर बार जब बारिश होती, मैं खिड़की से बाहर देखता और उस गांव की याद आती। नीम का पेड़, मिट्टी की गंध और मामी की मुस्कान जो अब सिर्फ यादों में थी। जब मैंने आखिरी बार गांव देखा तो नीम के नीचे एक छोटा पत्थर रखा था, जिस पर किसी ने कच्चे रंग से लिखा था, सन्नाटा भी कहानियां कहता है। शायद मामा ने लिखा था या शायद हवा ने खुद बना दिया था। पर उस पल मुझे एहसास हुआ कि हर गांव, हर घर, हर इंसान की अपनी परछाई होती है, जो हमारे साथ रहती है, भले हम उसे ना देख पाएं। परछाइयों का गांव मेरे भीतर बस गया था। उसकी मिट्टी, उसकी गंध, उसकी आवाज़, सब कुछ मेरे दिल में दर्ज था। जब भी आंखें बंद करता हूँ वही आवाज़ सुनाई देती है। हर कहानी पूरी नहीं होती, कुछ कहानियां बस ठहर जाती हैं। और मैं मुस्कुराकर सोचता हूँ, शायद यही अधूरापन ही असल पूर्णता है।